दोस्तों आज हम बात करेंगे एडनॉइड सर्जरी के बारे में। ये नाम बहुत से पेरेंट्स ने सुना होता है, लेकिन एडनॉइड्स एक्चुअल में क्या होते हैं, इनमें कब प्रॉब्लम बनते हैं ये, और इनको हटाने का या इनको कब सर्जरी करके निकालने की जरूरत पड़ती है, ये एक्चुअल में क्लियर नहीं होता है। कई लोग इस सर्जरी से बहुत डरते भी हैं, उनको लगता है ये वापस आ जाएंगे। तो इन्हीं कंफ्यूजन्स की वजह से कई सारे बच्चे सालों तक इन्हीं की समस्या की वजह से जूझते रहते हैं और काफी ज्यादा गफलत में रहते हैं, बहुत तकलीफ में रहते हैं। आज मैं आपको बिल्कुल डिटेल में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि एडनॉइड्स क्या होते हैं, ये क्यों बढ़ते हैं, इससे बच्चों को क्या क्या दिक्कतें आती हैं और एडनॉइड सर्जरी कब और कैसे करते हैं। इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि ये जानकारी आपके बच्चे की ग्रोथ और हेल्थ दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि एडनॉइड्स एक्चुअली होते क्या हैं। एडनॉइड्स सॉफ्ट लिम्फोइड टिश्यू होते हैं जो नाक के बिल्कुल पीछे के हिस्से में, जहां नाक और गला जोड़ते हैं, उसके छत पे एक्चुअल में लोकेटेड होते हैं। गले के ऊपर वाले हिस्से में एक्चुअल में ये स्थित होते हैं। ये पैदा होते वक्त छोटे होते हैं और बचपन में धीरे धीरे इनका कभी कभार आकार बढ़ जाता है यदि कोई इन्फेक्शन हो तो। इनका काम होता है बॉडी को इन्फेक्शन से बचाना। एक तरीके से बॉडी गार्ड्स होते हैं जो शरीर को सतर्क कर देते हैं और इम्यूनिटी को बूस्ट करने में हेल्प करते हैं। खासकर जब बच्चा छोटा होता है तब इनका रोल थोड़ा ज्यादा होता है। लेकिन प्रॉब्लम एक्चुअल में तब शुरू होती है जब ये एडनॉइड्स नॉर्मली बिना इन्फेक्शन के भी आकार में बड़े हुए रहते हैं। यानी कि सिर्फ इन्फेक्शन के दौरान, जब इन्फेक्शन खत्म भी हो रहा था तब भी ये आकार में बड़े हुए रहते हैं, जिसकी वजह से बच्चे को काफी तकलीफें होती हैं। जब एडनॉइड्स बढ़ते हैं तो ये नाक के पीछे का जो रास्ता होता है उसको पूरा ब्लॉक कर देते हैं। जो नाक के पीछे नेसोफेरिंक्स नाम की जगह होती है जो गले से जोड़ती है, वो पूरा ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से चाहे नाक कितनी ही पेटेंट क्यों ना हो, चाहे नाक की हड्डी सही हो, नाक के अंदर के जो मांस होते हैं बाहर की तरफ वो भी सही हो, फिर भी बच्चे को ये दिक्कतें हो रही होती हैं और नाक पीछे से एक्चुअल में इन बच्चों में ब्लॉक निकलती है। इसका सीधा असर बच्चे के सांस लेने की जो कैपेसिटी है, जो नाक से सांस लेने की क्षमता है, जो एक्चुअल में सही तरीका है, बल्कि कि बच्चा जब पैदा होता है उसको एक ही तरीका आता है नाक से सांस लेना, और वही सही तरीका है। अगर आप मुंह से सांस लेते तो आपको बहुत सारी दिक्कतें रहेंगी मुंह से, इसलिए नाक से सांस लेना चाहिए बच्चों को और बड़ों को भी। और ये जो मांस है एक्चुअल में इसी चीज को रोक देता है। जो नाक से सांस लेने की क्षमता है वो बच्चे की बिल्कुल खत्म हो जाती है। अक्सर पेरेंट्स यही नोटिस करते हैं कि सर हमारा बच्चा तो हमेशा ही मुंह खोल के सांस लेता है, रात को जोर जोर से खराटे से लेता है या खरखर खरखर सी आवाजें आती हैं, दांत रगड़ता है, हमेशा मुंह खुला रहता है, लार सी टपकती है। कई बच्चों की नाक हमेशा बंद रहती है, बोलने का अंदाज काफी ज्यादा नाक से रहता है, जैसे कि नाक बंद रहती है, इनकी बोलने में जो नाक में जो एक रेजोनेंस होती है वो गायब हो जाती है, इसलिए बच्चे की आवाज बहुत ही मोनोटोनस सी हो जाती है। ये बच्चे हमेशा काफी ज्यादा चुलबुले से रहते हैं, बहुत छेड़खानी करने वाले टाइप के होते हैं कि जब अगर गाड़ी में बैठे तो शीशे से बटन से खेलते रहेंगे या घर में रिमोटों से या इन सब चीजों से लगातार खेलते रहेंगे। एक नॉर्मल बच्चे से कुछ ज्यादा ही हाइपर एक्टिव होते हैं ये वाले बच्चे। और इस बीमारी का जो मेन जड़ है, ये सारी चीजों का जो मेन जड़ है वो नाक के पीछे बैठा मांस है। इस मांस की वजह से ढंग से बच्चा सो नहीं पाता है, रात को सोते हुए ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स आते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के जो लेवल्स होते हैं वो भी ड्रॉप करते हैं, जो बच्चे के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होते हैं। और ऐसे बच्चों में जो कंसंट्रेशन पावर होती है वो भी बड़ी कम होती है। ये बच्चे पढ़ते समय या कुछ भी ऐसा करते समय एकदम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते और खाने में भी बहुत दिक्कतें रहती हैं, क्योंकि ये बच्चे मुंह से ही सांस लेते हैं, मुंह से ही खाना खाते हैं, तो प्रायोरिटाइज ये सांस लेने को रखते हैं, इसलिए बच्चा हमेशा रुक रुक के खाना खाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं होता है, बड़े हुए एडनॉइड्स कान की प्रॉब्लम्स का भी बहुत ही बड़ा रीजन होता है। कान का जो वेंटिलेशन ट्यूब होता है, जिसे यूस्टेशन ट्यूब कहते हैं हम, वो इस एडनॉइड के मांस के चक्कर में इसका नाक का जो ओपनिंग होता है, नाक के साइड की ओपनिंग, वो ब्लॉक हो जाती है। इससे कान में पानी बार बार जमने लगता है, कान के अंदर पस बनने लगती है, कान में बार बार इन्फेक्शंस होते हैं और धीरे धीरे सुनाई भी कम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये पस अंदर की जो हड्डियां हैं उनको या तो जोड़ बना देती है, या तो जुड़ जाता है वो जोड़, या गल जाती है अंदर की हड्डियां। और अगर वर्स्ट केसेस रहे तो कान के पर्दे में परफोरेशन यानी छेद भी हो सकता है और कान से मवाद भी आना शुरू हो सकता है। कई सारे पेरेंट्स सोचते हैं कि बच्चा ध्यान नहीं देता है, लेकिन असल में प्रॉब्लम उसके हेयरिंग लॉस की होती है। उनको लगता है कि बच्चा जानबूझ के इग्नोर कर रहा है कान की सुनाई को या जो उसको बोला जाता है, बट एक्चुअली में बच्चे को इसमें सुनाई ही नहीं देता है। आप ऑब्जर्व करेंगे कि बच्चे के साथ अगर आप बैठ के टीवी देख रहे हैं तो बच्चा थोड़ा वॉल्यूम को हमेशा लाउड रखने को बोलेगा या वॉल्यूम को बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो अक्सर ये सवाल मुझसे लोग पूछते हैं कि सर ये एडनॉइड्स बढ़ते क्यों हैं? सबसे कॉमन रीजन होता है बार बार इन्फेक्शन का होना, सर्दी, जुकाम, थ्रोट इन्फेक्शंस, एलर्जीज और कई बार रिफ्लक्स की वजह से भी ये कई बार रिपीटेडली जब होते हैं तो एडनॉइड्स का जो आकार होता है वो थोड़ा स्वेल अप हो जाता है, यानी थोड़ा सूज जाता है और नॉर्मल साइज में वापस ये आ भी नहीं पाते हैं। कुछ बच्चों में एलर्जी की वजह से एडनॉइड्स हमेशा ही बड़े हुए रहते हैं, ऐसे बच्चों में हमारे को खास ध्यान देना होता है। अब ये समझना भी बहुत जरूरी है कि एनलार्ज्ड एडनॉइड्स में सर्जरी की जरूरत एक्चुअल में होती है या नहीं होती।
शुरुआती स्टेजेस में मेडिसिन, नेजल स्प्रेज एंड एलर्जी को कंट्रोल करने से काफी बच्चों में काफी हद तक रिलीफ मिल जाता है। जो ये आकार बढ़ा हुआ होता है वो कंपैरेटिवली काफी कम हो जाता है, ना के बराबर हो जाते हैं। लेकिन जब प्रॉपर ट्रीटमेंट के बावजूद भी अगर ये सिम्टम्स कंटिन्यू करते हैं, बच्चे को बार बार तकलीफ हो रही है, बच्चा ढंग से सो नहीं पा रहा है, तो ये एडनॉइड्स का सर्जरी का डिसीजन एक्चुअल में लेना चाहिए। पेरेंट्स काफी ज्यादा डर जाते हैं सर्जरी के नाम से, बट जो सही चीज है वो यही है एंड ये काफी एक सेफ सर्जरी है, तो डरने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, डन इन द राइट हैंड्स। तो एडनॉइड सर्जरी को कब रेकमेंड किया जाता है? जब बच्चा लगातार मुंह से सांस ले रहा हो, या रात को सिवियर स्नोरिंग होती हो, स्लीप के दौरान सांस रुकती हो, कान में बार बार इन्फेक्शंस होते हो, इन्फेक्शंस की दवाई देने के बावजूद भी कान के अंदर से जो नजले का पानी है वो नहीं जा रहा हो, है ना, एंड सुनाई भी कम होने लग जाती है ऐसे लोगों में, तो इन सब केसेस में आगे स्पीच डिले के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। या बच्चा दिन भर हमेशा थका सा रहता हो, बहुत ही ज्यादा डे टाइम में भी बहुत ही थका मांदा सा, नींद सी आती रहती है, या थका सा रहता है, शरीर एकदम टूटा टूटा सा रहता है बच्चे का, तो ये सब साइंस होते हैं कि एडनॉइड्स बच्चे में काफी ज्यादा बढ़े हुए हैं एंड ये एक्चुअल में बच्चे की जो ओवरऑल डेवलपमेंट है, उसकी जो परफॉर्मेंस है स्कूल में, उसके स्कूल की अटेंडेंस, इन सब को अफेक्ट करता है। ऐसे केसेस में स्पेशली सर्जरी बेस्ट ऑप्शन है और इसमें कोई भी दूसरी राय नहीं है कि हाँ ये दवाइयों से बैठ जाएगा, ये हो जाएगा। दवाइयां सिर्फ एक टेम्परेरी रिलीफ देती हैं ऐसे बच्चों में। तो कई सारे मरीज मुझसे ये भी बोलते हैं कि सर हमने तो सुना है कि एडनॉइड्स तो अपने आप ही रिग्रेस कर जाते हैं, अपने आप ही घुल जाते हैं, जब बच्चा 16-17 साल का होगा या 14 साल का होगा तब अपने आप ही ये कम हो जाएंगे। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि ये 14-15 साल में जाके अपने आप घुलने शुरू हो जाएंगे, बट क्या आपका बच्चा ये डिजर्व करता है कि जब वो अगर सिर्फ 14 साल तक वेट करे, मतलब चाहे वो अगर वो 6 साल का हो, तो बच्चे को अगले 8 साल ये झेलना पड़ेगा, रात को ढंग से ना सो पाना, बार बार नजला जुकाम होना, बार बार उसके कान में इन्फेक्शन जाना, ढंग से रात को सोते हुए खराटे लेना, एक प्रॉपर नींद ना ले पाना। मतलब आप अपने क्या बच्चे को ये चाहोगे कि वो रात को ऐसे ही पूरी गफलत में सोए, ढंग से नींद ना ले पाए? मतलब हम सुबह से लेकर रात तक जो मेहनत करते हैं, हम अपने बच्चे को क्या एक ढंग की नींद भी ऑफर नहीं कर सकते, एक ढंग की नींद उसको हम नहीं उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। हम यही सोचते रहते हैं कि दवाई से हो जाए, बट कई बार कई बीमारियों का दवाई सिर्फ सोल्यूशन नहीं होता है। तो अक्सर लोग मुझसे कहते हैं कि सर हमने तो सुना है कि इस सर्जरी के बाद ये टॉन्सिल या एडेनॉइड जो होते हैं ये सर अपने आप वापस उग जाते हैं। तो मैं उनको सबको यही कहता हूं कि आजकल के दौर में जहां एंडोस्कोपिक एडेनॉइडेक्टमी करी जाती है, जहां हम दूरबीन से देख सकते हैं कि एडेनॉइड्स कहां पर है, तो एक एक एडेनॉइड के एरिया को क्लियरली देखा जाता है, एडेनॉइड्स को पूरा कंप्लीटली निकाला जाता है, जिससे कोई चांस ही ना बचे, जिससे कोई भी एडेनॉइड का टिश्यू वापस ना रहे, एंड इससे प्रॉपरली पूरा एडेनॉइड निकाल के ब्लीडिंग भी कम से कम रहती है। और अगर कंप्लीटली एडेनॉइड रिमूवल होता है तो बात ही नहीं बनती है इनका रिकरेंस होने की। एंड स्पेशली एडेनॉइडेक्टमी के बाद जो रिकवरी होती है वो काफी ज्यादा फास्ट होती है एंड बेयरली 3 से 4 दिन में बच्चा अपनी नॉर्मल रेगुलर रूटीन में आराम से आ जाता है। शुरुआत के 1-2 दिन ही ज्यादातर आराम करना पड़ता है। हमारे यहाँ ऐसे कई सारे और भी बच्चे हैं जो कि हमने कई रिव्यूज में भी डाले हुए हैं अपने, जो सर्जरी के बाद तुरंत 2-4 घंटे के बाद से ही, जहां वो मुंह खोल के सोते थे वहां एकदम से सर्जरी के बाद से ही मुंह बंद करके नाक से सांस लेना शुरू कर देते हैं। तो इससे ज्यादा इमीडिएट आपको रिस्पॉन्स और कोई सर्जरी शायद ही दिखा पाती है। पेशेंट्स के मन में सबसे बड़ा कॉमन डर होता है कि एडेनॉइड्स निकालने से क्या इम्यूनिटी कम तो नहीं हो जाएगी क्या? ये एक बहुत ही बड़ा मिथ है। एडेनॉइड्स बचपन के इनिशियल ईयर्स में इम्यूनिटी का पार्ट होते हैं, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है बॉडी में और भी लिम्फोइड टिश्यूज होते हैं जो डेवलप हो जाते हैं और इम्यूनिटी को संभाल लेते हैं। एडेनॉइड्स अगर 2 साल के बच्चे में भी अगर बढ़े हुए हैं तो भी अगर वो उसको दिक्कत दे रहे हैं, ढंग से सो नहीं पा रहा है, दवाइयों से उसमें फर्क नहीं पड़ रहा है, तो उसको निकालने के बावजूद भी इम्यूनिटी पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। और भी शरीर में कई सारे और भी इम्यून ऑर्गन्स हैं जो आराम से वो सब इम्यूनिटी संभालते हैं। यानी एक बहुत ही कॉमन चीज है जो मैं नोटिस करता हूँ, जिन भी बच्चों का ऑपरेशन होता है उनके पेरेंट्स एक्चुअल में बहुत ही हैरान रह जाते हैं जब वो इतने सालों के बाद अपने बच्चे को पहली बार ढंग से नाक से सांस लेते हुए महसूस करते हैं। जो उनके अंदर जो खुशी होती है वो अलग ही होती है। सर्जरी के बाद से ही इनकी स्नोरिंग भी काफी कम हो जाती है ग्रेजुअली, धीरे धीरे जैसे सूजन कम होती है अपने आप स्नोरिंग भी कम होती चली जाती है एंड ओवरऑल एक्टिविटी भी इनके जो लेवल्स होते हैं बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाते हैं। हमारे सेंटर पे हम एडेनॉइड्स एकदम मॉडर्न एंडोस्कोपिक टेक्निक्स के साथ करते हैं, जिससे सर्जरी बिल्कुल सेफ होती है, बिल्कुल प्रिसाइज होती है एंड काफी इफेक्टिव रहती है। हर बच्चे का एक डिटेल्ड इवैल्यूएशन किया जाता है, नाक, कान और गले तीनों चीजों का एक प्रॉपर तरीके से इवैल्यूएट किया जाता है एंड एक फाइनल डिसीजन लिया जाता है कि किस तरीके से सर्जरी की प्लानिंग करनी है, क्योंकि हर बच्चा अलग होता है। एंड जो बच्चे इस बीमारी से जूझते हैं, जो ढंग से सो नहीं पाते हैं, उन बच्चों में ये जो सर्जरी है ये एक अहम भूमिका निभाती है।
उनके फ्यूचर को बहुत अच्छा बनाने में एक अहम योगदान रखती है। तो बिल्कुल भी इस सर्जरी से डरने की जरूरत नहीं है, ये बहुत ही सेफ सर्जरी है। इसके अलावा आप और कोई भी अगर जानकारी इस चीज के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमारे को लिखकर भेज सकते हैं। उसका जल्द से जल्द हम आपको उत्तर देने की कोशिश करेंगे।